Hello everyone, welcome to Gurmantra Academy. I hope you all are doing well. I hope you all are doing fine. I am अर्पित चतुर्वेदी और हम लोग बात कर रहे हैं गेट बायोकेमिस्ट्री के कोर्स के बारे में, और जिसमें से आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं इम्यूनोलॉजी के कॉन्सेप्ट के साथ कि इम्यूनोलॉजी क्या होती है, किस टाइप की हमको देखने को मिलती है और उसके क्या कंपोनेंट्स हैं जो कि इम्यूनोलॉजी को कंप्लीट करते हैं। तो बेसिकली क्योंकि ये फर्स्ट लेक्चर है और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि इम्यूनोलॉजी क्या है, क्योंकि उनके करिकुलम में, उनके पीजी में, यूजी में इम्यूनोलॉजी नहीं होती। लेकिन आज की डेट में इतनी ज़्यादा, मतलब जितने भी आपके पेपर्स हो रहे हैं लाइफ साइंस से रिलेटेड, क्योंकि इम्यूनोलॉजी एक इमर्जिंग फील्ड है, एक एडवांस फील्ड है, तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं हर एग्जामिनेशन में। नहीं डायरेक्ट तो अप्लाइड क्वेश्चन मिल रहे हैं, नहीं इम्यूनोलॉजी कॉन्सेप्ट पे तो इम्यूनो टेक्निक्स पे क्वेश्चन मिल रहे हैं, लेकिन सब कुछ घूम फिर के रिलेटेड जो है वो एक ही चीज़ से है या जुड़ा हुआ इसी कॉन्सेप्ट से है। तो अब हो क्या रहा है यहाँ पे, ऐसा क्या है या ऐसी इम्यूनोलॉजी में क्या चीज़ है जो बच्चों को कठिन लगती है बहुत ईजी। पता नहीं क्यों बच्चों को इसमें परेशानी होती है, और होने का थोड़ा सा रीज़न भी है कि अगर ये जो कॉन्सेप्ट है, ये बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में क्लियर हो गया तो फिर क्या होगा, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो मैं एक कहानी के तरीके से आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूँगा और देखते हैं अच्छा ही होगा, है ना। तो क्या हो रहा है हमारे पास, सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए। तो हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट से शुरू करते हैं, फिर हम लोग कहानी वाले पार्ट पे आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि इम्यूनोलॉजी होती क्या है। इम्यूनोलॉजी पता होने के लिए हमें इम्यून सिस्टम पता होना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी में हर समय लगातार, मतलब 24/7 ऐसे सेल्स हैं, ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो आपके लिए लगातार लड़ते रहते हैं, फाइट करते रहते हैं फॉरेन ऑर्गेनिज्म से, या जो इन्वेडरी ऑर्गेनिजम्स हैं जो आपके बॉडी में इन्वेजन कर रहे हैं, जो कि आपको डिजीज़ कॉज कर सकते हैं, उनसे हमारा इम्यून सिस्टम लगातार लड़ता रहता है। और ये इम्यून सिस्टम एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है सेल्स का, एक सेल से मिलकर बना नहीं होता, बहुत सारे सेल्स, ऑर्गन्स सब एक साथ मिल के इस इम्यून सिस्टम को बनाते हैं, और ये पूरी तरीके से बॉडी को इन्फेक्शन के अगेंस्ट डिफेंड करता है। और इस पूरे सिस्टम की स्टडी को हम इम्यूनोलॉजी कहते हैं। इस पूरे सिस्टम की स्टडी को हम कहते हैं इम्यूनोलॉजी। अब वो कौन सा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, ऐसा क्या है यहाँ पे सेल्स में, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी इसी लेक्चर में हम लोग ये भी जानेंगे कि सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम कौन से हैं, ऑर्गन्स ऑफ इम्यून सिस्टम कौन से हैं जो इंपॉर्टेंट है हमारे पास, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हमको अभी पता चलेंगी, लेकिन पहले हम कहानी तो क्लियर कर लें अपनी। तो इम्यून सिस्टम जो है वो मतलब प्रोटेक्शन तो देता ही है, इसके साथ साथ जो जर्म एक बार इन्फेक्ट करता है या माइक्रोब इन्फेक्ट करता है, उसके मतलब उसको रिकॉग्नाइज करके उसकी इन्फॉर्मेशन भी अपने पास रखता है कि अगर अभी बाद में ही आता है फिर से कभी, तो उसको रिकॉग्नाइज करके डिस्ट्रॉय किया जा सके तुरंत, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं हम ये कहते हैं सेकेंडरी रिस्पॉन्स, या हमारा जो मेमोरी बेस्ड रिस्पॉन्स है जो इम्यून सिस्टम ने दिया। इसके साथ साथ इम्यून सिस्टम में अगर एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं तो ये खुद भी हमारे लिए ख़तरनाक हो सकता है सॉरी, जैसे कि इम्यून सिस्टम में अगर कुछ ऐसी खराबी हो जाए जो फॉरेन सेल्स को फॉरेन ट्रीट करे, लेकिन सेल्फ सेल्स को भी फॉरेन ट्रीट करने लगे, या सेल्फ और नॉन सेल्फ सेल्स में डिफरेंस ही पता करना बंद कर दे, तो ऐसे मतलब ऐसे समय पे एक डिसऑर्डर होता है जिसको कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। जब अपने ही सेल को फॉरेन मान के किल करने लगे बॉडी, तो जो डिसऑर्डर डेवलप होता है उसको कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ठीक है। ये क्या होता है, एलर्जिक हमको मतलब ऐसा हो सकता है जैसे कि हमने देखा टाइप 1 डायबिटीज़ जो होती है हमारी, जिसमें जो हमारे बीटा सेल्स होते हैं, जो इंसुलिन सेक्रेटिंग सेल्स होते हैं, हमारी बॉडी के इम्यून सेल्स उन्हीं सेल्स को किल कर देते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमको क्या देखने को मिलता है कि वो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाता है, या आपकी बॉडी में जो इंसुलिन की कमी हो रही है वो क्यों हो रही है, क्योंकि आपके ही इम्यून सिस्टम ने बीटा सेल्स को किल कर दिया है,
ठीक है। तो ऐसे डिजीज को हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। इम्यूनो डिफिशियंसी हम कहते हैं जब इम्यून सिस्टम वीक हो जाए या हमारा इम्यून सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं वो अपना फंक्शन सही से परफॉर्म ना करें, और जो हमारा फॉरेन ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट जो हमको डिफेंड करना है वो हम ना कर पाएँ, तो ऐसे में इम्यूनो डिफिशियंसी कहते हैं। और ढेर सारे एलर्जिक डिजीजेस हैं, अगर आपके इम्यून रिस्पॉन्स को होना चाहिए कम लेकिन वो ज़्यादा रिस्पॉन्स करे, फॉर एग्जांपल अस्थमा, ठीक है, आपके आपका कोई भी एक फॉरेन ऑर्गेनिज्म हो सकता है, जैसे कोई छोटी सी चीज़ हो सकती है, पॉलन ग्रेन हो गया, कोई आपका छोटी सी चीज़ हो गई, कोई इंसेक्ट हो गया छोटा सा, कुछ भी, अगर आप कुछ भी इनहेल कर ले जाते हो ऐसा बैक्टीरिया टाइप का और जिससे आपको एलर्जी है, तो वो एलर्जिक रिएक्शन ट्रिगर हो जाती है, हद से ज़्यादा ओवर इम्यून रिस्पॉन्स देखने को मिल जाता है, और उसकी वजह से भी हमारी डिजीज़ जो है वो, या हाइपर सेंसिटिव डिजीज़ जो है वो हो जाती है। और सबसे प्राइम एग्जाम्पल है इसका हमारे पास अस्थमा, ठीक है। तो ये है हमारे पास। इसके साथ साथ जो हमारा इम्यून सिस्टम है ये बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, मतलब ढेर सारे ऑर्गन्स। कौन से ऑर्गन्स? लिम्फोइड ऑर्गन्स या लिम्फेटिक ऑर्गन्स। लिम्फेटिक ऑर्गन्स या लिम्फोइड ऑर्गन्स दो तरीके को मिलते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। और वाइट ब्लड सेल्स, ढेर सारे वाइट ब्लड सेल्स, और वाइट ब्लड सेल्स से निकलने वाले जो बी सेल्स और टी सेल्स हैं उनसे निकलने वाले ह्यूमरल प्लेयर हैं जैसे कि एंटीबॉडी, तो वो सारी चीज़ें। इम्यून सिस्टम बहुत ही वास्ट है और बहुत सारी चीज़ों से मिलके बना हुआ है। ओके, तो ये तो हुई बात कि इम्यून सिस्टम होता क्या है। ओवरव्यू की अगर हम बात करें इम्यून सिस्टम के, तो वो कुछ इस तरीके से हम उसको देख सकते हैं डिवाइडेड। कैसे डिवाइड देख सकते हैं इम्यून सिस्टम को? इम्यून सिस्टम हमको दो टाइप्स का मिलता है, ठीक है। इम्यून सिस्टम हमको दो टाइप्स का मिलता है, इन्नेट इम्यून सिस्टम और एडेप्टिव इम्यून सिस्टम। इन्नेट होता है नॉन स्पेसिफिक और एडेप्टिव होता है स्पेसिफिक। अब मैं आपको बताता हूँ कि होती क्या है चीज़। पहले एक छोटा सा आप ये सुनो, तभी सारी चीज़ समझ में आएगी। होता क्या है कि आपका एरिया एक, ठीक है, आप जहाँ रहते हो वहाँ पे घर के बाहर आपके हो गई लड़ाई। अब इस लड़ाई में कुछ लोकल गुंडे वगैरह इन्वॉल्व हैं, तो वो लड़ रहे हैं। तो अब वो लड़ रहे हैं, आप घर से बाहर निकले, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? आप सबसे पहले ऐसा तो करोगे कि नहीं सीधे आप फ़ोन करोगे कि हाँ पीएमओ आर्मी भेज दो, तो ऐसा तो नहीं करोगे आप सबसे पहले लोकल पुलिस को बुलाओगे, ठीक है। तो लोकल पुलिस आएगी और क्या करेगी? देखने की कोशिश करेगी कि ये हमसे हैंडल हो सकता है या नहीं। अगर हो सकता है तो वही हैंडल करके वहीं ख़त्म कर देगी, दंगा वहीं ख़त्म हो जाएगा, लड़ाई वहीं ख़त्म हो जाएगी। अब मान लीजिए लोकल पुलिस आई और ये ख़त्म नहीं हुआ, ये बढ़ता चला गया, ठीक है, ये लड़ाई और बड़ी हो गई। अब ये लड़ाई और बड़ी हो गई, अब ये पुलिस के बस की नहीं रही, या हम ये कह लें कि पुलिस ने अपना काम कर दिया फिर भी ये हैंडल नहीं हो रहे। तो उसके बाद आप क्या करोगे, या पुलिस क्या करेगी? पुलिस एक दूसरी टीम बुलाएगी, ठीक है। आपका काम खत्म हो चुका है, आप बता चुके हो, पुलिस का काम खत्म हो चुका है, पुलिस ने बता दिया कि हाँ अब तुम आ जाओ, हमसे हैंडल नहीं हो रहा। तो पुलिस ने एक दूसरी टीम बुलाई, RAF, रैपिड एक्शन फोर्स, ठीक है। तो अब वो आई, उसने क्या किया? उसने कोशिश करी इसको हैंडल करने की, ठीक है, उसने कोशिश की इसको हैंडल करने की, वो भी नहीं कर पाए। तो रैपिड एक्शन फोर्स का क्या काम है? रैपिड एक्शन फोर्स का काम ये है कि कोई भी कहीं भी दंगा हो रहा हो हमें बुला लो, कोई भी कहीं भी दंगा हो रहा हमें बुला लो, हम उसको बराबर कर देंगे। जैसे CRPF है, CRPF का भी यही रोल है इंटरनली, और रैपिड एक्शन फोर्स का भी यही रोल है, ठीक है। दो, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और RAF, तो इन दोनों को हमने बुलाया और इनसे कहा कि भैया देखो ऐसा ऐसा हो रहा है और ये दंगा है। उनका काम ही है दंगे के लिए उसको पहुंचना, उसको रिजॉल्व करना। अब उनसे भी ये काम नहीं हुआ, ठीक है, उनसे भी ये काम नहीं हुआ, दंगा और बड़ा हो गया। तो अब क्या होगा? अब क्या होगा? जब तक ये चीज़ें चल रही थी तब तक आर्मी को कॉल हो चुकी थी, ठीक है। आर्मी को पता चल चुका था कि एक जगह ऐसी है जहाँ पे दंगा चल रहा है और जहाँ पे RAF और CRPF लड़ रहे हैं। तो स्पेसिफिकली उसी जगह आर्मी आएगी और इस दंगे को निपटाएगी, जैसे चाहे वैसे। सबको मारना पड़े तो मार के, भगाना पड़े तो भगा के, जैसे वो निपटा पाएगी, ज़्यादातर मार के इसको निपटाने की कोशिश करेगी। अब इन तरीके इस कहानी को आप रिलेट करो अपने इम्यून सिस्टम से। इम्यून सिस्टम में अभी अभी एक इन्वेजन हुआ है, एक फॉरेन ऑर्गेनिज्म आया है। इस फॉरेन ऑर्गेनिज्म को आप जानते नहीं हो कि ये क्या है, तो आप उसको देखने जाओगे, क्योंकि दंगा जो लड़ाई शुरू हुई है, आप उस लड़ाई को जानते थोड़ा ना, आप तो देखने गए थे। जब आप देखोगे
तो आप ये कहोगे कि ये हमारे मोहल्ले के नहीं हैं, यानी कि हमारी बॉडी के सेल्स कहेंगे कि ये हमारे बॉडी का पार्ट नहीं है, ये कोई नॉन सेल्फ है, नॉन सेल्फ या फॉरेन। तो जब आप फॉरेन को पहचान लोगे तो आप कहोगे कि इसे ख़त्म करो, कोई मतलब नहीं, हमसे कोई मतलब नहीं है, ये नॉन सेल्फ है, को अब कैसा है, क्यों है, कहाँ से आया, कोई मतलब नहीं, इसे किल करो। कोई स्पेसिफिसिटी नहीं, आपका यही काम है। आप सीधे पुलिस को बुलाओगे, पुलिस आएगी, देखेगी लड़ाई हो रही, तुरंत उसको रोक के ख़त्म करने की कोशिश करेगी, वहीं उस चीज़ को निपटाने की कोशिश करेगी। लेकिन अगर ये काम पुलिस से नहीं हुआ तो वो क्या करेगी, तो अपने आगे के कंपोनेंट्स को वो जगाएगी, यानी कि आरएएफ और सीआरपीएफ और आरएएफ का काम ही यही है कि जहाँ भी दंगा हो रहा हो आके उसको कंटेन करें, आके उसको रोकने की कोशिश करें। लेकिन इसमें कोई स्पेसिफिसिटी है नहीं, इसमें कोई स्पेसिफिसिटी नहीं है, इनका काम ही यही है, ये हर जगह ऐसे ही पहुंचते हैं और यही काम करते हैं। लेकिन आर्मी का काम ये नहीं है, आर्मी को यहाँ बुलाया जाता है स्पेसिफिकली ये काम करने के लिए, यानी कि आर्मी इस ही फॉरेन ऑर्गेनिज्म के लिए स्पेसिफिक होगी। मतलब अगर आर्मी को आप ये कहो कि तुम यहाँ मत आओ, कोई दूसरे शहर उस जगह चले जाओ, ठीक है, तो उसको ये टास्क असाइन हुआ है, वो यहीं आएगी इसी लड़ाई में, इसी दंगे को रोकने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके की स्पेसिफिसिटी होती है ना। तो ये स्पेसिफिसिटी होती है हमारे एडेप्टिव सिस्टम में, ठीक है, ये स्पेसिफिसिटी होती है हमारे एडेप्टिव सिस्टम में। अब आरएएफ और सीआरपीएफ को क्यों बुलाया गया, डायरेक्ट पुलिस के बाद आर्मी को क्यों नहीं बुलाया गया? ऐसा होता है कि आरएएफ और सीआरपीएफ को रखा जाता है कि ये कंटेन हो जाए, प्लस आर्मी को पहुंचने में लगता है टाइम, क्योंकि वो अलग अलग जगह डिपोर्ट होते हैं। तो अगर उसे आने में टाइम लग रहा है तो तब तक इसको रोक के रखा जा सके इनके साथ। इन्नेट इम्यून सिस्टम का यही काम है कि नॉन स्पेसिफिकली आपको जो भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म मिले आप उसे वहीं रोक के रखो, खुद खत्म करने की कोशिश करो, अगर नहीं होता तो सिग्नल भेजो एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स को, ठीक। एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा और स्पेसिफिकली उसी फॉरेन ऑर्गेनिज्म को किल कर देगा। लेकिन इसमें लगता है टाइम, ठीक है, इसमें लगता है टाइम, अराउंड मान के चलिए आप 7 से 10 दिन का टाइम लग सकता है, कभी कभी हमको 5 से 6 दिन 7 दिन तक का टाइम लग सकता है, डिपेंड करता है कितना बड़ा हमको क्या मतलब इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप करना है, ठीक है। तो ये टाइम इसे प्रोवाइड कराते हैं इन्नेट इम्यूनिटी या नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। तो आर्मी को ये टाइम देती है आरएएफ या सीआरपीएफ, ठीक है, सेम चीज़ वही। अब ये तो हो गई हमारी बात इन्नेट और एडेप्टिव की कहानी के रूप में। होता क्या है, इन दोनों को आप कैसे समझोगे, इन दोनों को आप बैकग्राउंड तो आप समझ गए हो, आप इसको ऐसा समझो कि इम्यून सिस्टम है। अब इम्यून सिस्टम में आपके पास 2 तरीके की इम्यूनिटी है, इन्नेट और एडेप्टिव। ये इन्नेट और एडेप्टिव है क्या? इन्नेट इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी है जो आप जिनका मतलब जो आप लेके जन्म हुआ है आपका, ठीक है, वो इम्यूनिटी आप लेके जन्मे हो, ठीक है, आपके पास वो है ना, पहले से आपको ये चीज़ अंदर इनबिल्ट है, आपके जीन्स में इनबिल्ट है, ये कंपोनेंट्स निकलेंगे, इस तरीके के सेल्स निकलेंगे और आपके लिए क्या करेंगे, आपके लिए लड़ेंगे फॉरेन ऑर्गेनिज्म से। एडेप्टिव इम्यूनिटी ऐसी इम्यूनिटी है जो कि एक इंडिविजुअल अपने जीवन काल में अडेप्ट करता है, ठीक है। अब बजाय मतलब भले ही जब वो छोटा सा होता है कोलोस्ट्रम पे जी रहा होता है, कोलोस्ट्रम यानी कि मदर्स मिल्क, ठीक है, उस पे होता है, तब भी उसको कोलोस्ट्रम के थ्रू जो जो एंटीबॉडीज़ हैं वो मिलती रहती हैं, ठीक है, एंटीबॉडीज़ हैं वो मिलती रहती हैं और इससे उसकी जो इम्यून सिस्टम है वो डेवलप होता है, इससे उसकी इम्यूनिटी होती है कोलोस्ट्रम से, ठीक है। लेकिन जो इन्नेट इम्यून सिस्टम है ये हमारा इनबिल्ट होता है, ये पहले से हमको पता होता है ना, ये पहले से हमको पता होता है कि हाँ ऐसा है, ठीक है। तो इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो कि जैसे अगर कोई बच्चा होता है और उस बच्चे को आप ये तो बताते हो कि वो चीज़ गर्म है छूना मत, लेकिन उस बच्चे के वो बच्चा जैसे ही वो चीज़ छूता है तो उसको वो रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू छोड़ देता है। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू क्या होता है, ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है ना ये उसका इन्नेट बिहेवियर है, उसको पहले से ये कोडेड है कि जैसे ही आपको कोई गर्म चीज़ छूनी है आपको उसे छोड़ देना है, रिफ्लेक्स एक्शन शुरू होगा उसे छोड़ देना है ना। लेकिन एक बार तो आप बताओगे, अगर आप बताने के लिए वहाँ पे नहीं हो, ठीक है, तो वो एक बार उसे छुएगा और उससे जाएगा डर कि ये गर्म है इसे नहीं छूना।
तो उसने क्या किया, उसने अडेप्ट किया, उसने अडेप्ट किया कि ये चीज़ गर्म है, हमें इसे दोबारा नहीं छूना है, ठीक है। तो ये उसने खुद को अपने जीवन काल में सिखाया। तो ऐसी कोई चीज़ अगर वो जीवन काल में अडेप्ट करता है तो वो अडेप्टिव, और जो चीज़ वो लेके पैदा हुआ है, जैसे कि गर्म चीज़ को छूते ही छोड़ देना, तो वो इन्नेट, नॉन स्पेसिफिक, ठीक है। अब वो नॉन स्पेसिफिक क्यों है, क्योंकि उसने जो भी गर्म चीज़ छुई है, फॉर एग्जांपल कुकर, अगर उसने कुकर छुआ तब भी वो वैसे ही छोड़ेगा, अगर उसने जो प्रेस होती है, प्रेस छुई तब भी वो वैसे ही छोड़ेगा, अगर उसने गर्म तवा छुआ तब भी वो वैसे ही छोड़ेगा, ठीक है। लेकिन जब तक वो सिर्फ कुकर को गर्म जानता है तब तक वो सिर्फ कुकर से ही डरेगा, है ना। अडेप्ट उसने क्या किया कि कुकर गर्म होता है, इसे छूना नहीं, लेकिन वो ये नहीं जानता कि तवा भी गर्म होता है और प्रेस भी गर्म होता है, जब तक वो उसे छू के नहीं देखेगा, ठीक है। तो अडेप्टिव इम्यूनिटी होती है स्पेसिफिक और इन्नेट इम्यूनिटी होती है नॉन स्पेसिफिक। आई होप इस पॉइंट से आपका ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, है ना। इन्नेट इम्यूनिटी के अपने कंपोनेंट्स हैं, अडेप्टिव इम्यूनिटी के अपने कंपोनेंट्स हैं। ये सेलुलर और ह्यूमरल का मतलब क्या होता है, सेलुलर का मतलब होता है ऐसे कंपोनेंट्स जो कि सेल फॉर्म में हो, फॉर एग्जांपल बी सेल, टी सेल, और ह्यूमरल कंपोनेंट्स वो होते हैं जो कि हमारे ब्लड के साथ सॉल्युबल फॉर्म में होते हैं, फॉर एग्जांपल एंटीबॉडीज़, कीमोकाइंस, साइटोकाइंस और ये सारी चीज़ें, एंजाइम्स वगैरह होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे ह्यूमरल कंपोनेंट्स में आ जाते हैं। तो इस तरीके के इन्नेट और अडेप्टिव में हमको दोनों में ही ह्यूमरल और सेलुलर कंपोनेंट देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आपके पास वो कौन सी चीज़ें हैं, आपके पास वो कौन से बैरियर्स हैं, कौन से वो अलग अलग फोर्सेस हैं जिसको आप दंगा होते ही बुला ले रहे हो, ठीक है। तो वो फोर्सेस कौन से हैं, सबसे पहला है आपके पास, या आपके कह लो जो बैरियर्स हैं आपके पास, वो है आपके पास फिजिकल बैरियर्स। मतलब आपके इन्नेट सिस्टम में आपको दो बैरियर्स मिल जाते हैं, फिजिकल और केमिकल, ठीक है। तो फिजिकल बैरियर में आपके पास क्या आता है, फिजिकल, ठीक है। और उसके बाद आपके केमिकल बैरियर है। ये वही फोर्सेस जो एक के बाद एक करके यहाँ पे अपॉइंट होंगी कि हाँ यहाँ लड़ाई बढ़ती चली जा रही है, अब हमसे नहीं हो रहा। फिजिकल बैरियर्स क्या करते हैं, सबसे पहले कोशिश करते हैं आपकी बॉडी में बचाने की, आपकी बॉडी को कि फॉरेन ऑर्गेनिज्म या जो पैथोजन है वो ना एंटर कर पाए। ये होता क्या है, ये स्किन, ठीक है, ये क्या है, ये हमारे लिए एक फिजिकल बैरियर है, ये स्किन, ठीक है। इसके बाद जो हमारे आइज़ हैं, आइज़ में हमारे पास टीयर्स हैं, ठीक है। टीयर्स में एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं लाइसोजाइम, ठीक है। इसके बाद हमारे पास सेबेशियस ग्लैंड्स हैं जहाँ से हमको अब क्या कहते हैं अपना स्वेट देखने को मिलता है। तो स्वेट क्या करता है, पीएच चेंज करता है, तो उसकी वजह से वो रोकता है कि जो हमारे इन्वेडिंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अंदर ना जा पाएँ। इसके साथ साथ जो लाइंड पूरी वो है, आपके जितने भी एक्सटर्नल ओपनिंग्स हैं, जैसे कि आपके नोज़ हो गया, एनस हो गया, ईयर्स हो गया, इन सब में आपको अलग अलग लाइनिंग्स देखने को मिल रही हैं, लाइसोजाइम देखने को मिल रहा है, अलग अलग बैरियर्स देखने को मिल रहे हैं, बचाने की कोशिश करी जा रही है कि वहाँ से भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म इन्वेड ना हो, ठीक है। तो अगर फिजिकल बैरियर क्रॉस हो जाते हैं, ठीक है, फिजिकल बैरियर क्रॉस हो जाते हैं तो केमिकल बैरियर सामने आते हैं। बस ये बात होती है कि फिजिकल बैरियर और केमिकल बैरियर दोनों ही, जो कि इन्नेट इम्यूनिटी में हमको देखने को मिल रहे हैं, ये दोनों ही नॉन स्पेसिफिक होते हैं। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया है, कि फंजाई है, कि एल्गी है, कि कुछ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनको, ठीक है। ये सबको एक जैसे ही ट्रीट करेंगे, है ना। और चाहे वो इनका फिजिकल कंपोनेंट है या केमिकल कंपोनेंट है, दोनों को ये एक जैसे ट्रीट करेंगे। केमिकल कंपोनेंट्स में हमारे पास ढेर सारे फैगोसाइट्स आ जाते हैं, जैसे कि मैक्रोफेजेस, है ना, जैसे कि हमारे पास एनके सेल्स। तो ये सारे फैगोसाइट्स क्या करते हैं, इन स्पेसिफिक कंपोनेंट्स को पहचानते हैं और उनको ये पहचानते कैसे हैं, सिर्फ सेल्फ और नॉन सेल्फ यही पहचानते हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं पहचानते, ठीक है। जैसे कि इनको पता चला फॉरेन है, उसको तुरंत ये इंगल्फ करने की कोशिश करते हैं, उसको तुरंत ये खाने की कोशिश करते हैं, ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, ठीक। उसके बाद थर्ड हमारे पास आता है एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स। एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट होने में लगता है टाइम, इसीलिए इन्नेट इम्यून रिस्पॉन्स इसको रोक के रखता है तब तक जब तक एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स आ ना जाए। एक बार एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स आ गया, एक बार एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप हो गया, तब हमको इसमें दो मेजर कंपोनेंट देखने को मिलते हैं, या हम ये कह लें दो इसके पार्ट है मेजर, एक है सेलुलर और एक है ह्यूमरल।
तो जो इसका सेलुलर पार्ट है वो कौन बनाता है, वो बनाता है जो हमारे टी सेल हैं वो, ठीक है। टी सेल एक्टिवेट होने के बाद कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, जो हमारे टी हेल्पर सेल में और साइटोटॉक्सिक टी सेल में। ये साइटोटॉक्सिक टी सेल डायरेक्ट किलिंग करते हैं, डायरेक्ट स्पेसिफिकली सिर्फ उन सेल की किलिंग करते हैं जो कि इन्फेक्टेड होते हैं। और ह्यूमरल इम्यूनिटी हमारी बनती है बी सेल से रिलीज्ड एंटीबॉडीज से, ठीक है। अलग अलग टाइप की हमारे पास एंटीबॉडीज होती हैं 5 तरीके की, और उससे हमारी जो ह्यूमरल इम्यूनिटी है वो बनती है। तो ये चीज़ हमको यहाँ पर देखने को मिलती है, इस तरीके का हमारा इम्यून सिस्टम डेवलप होता है और तब जाके हम फॉरेन ऑर्गेनिज्म से बच के रहते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपके लिए यहाँ पे चीज़ें लिख दी हैं इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी या अडेप्टिव इम्यूनिटी के बारे में। जो उसके कंपोनेंट हैं हम लोग एक एक करके देख लेते हैं कि कौन से कंपोनेंट हैं आखिर जो इन्नेट इम्यूनिटी और अडेप्टिव इम्यूनिटी को पूरा कर रहे हैं। इन्नेट इम्यूनिटी के कंपोनेंट की अगर आप बात करें तो यहाँ पे आपके पास हैं फिजिकल बैरियर्स, ठीक, कौन कौन से, स्किन हो गई, गट विलाई हो गई, लंग सीलिया एक्सेट्रा। और अडेप्टिव इम्यूनिटी में कोई भी फिजिकल बैरियर हमारे पास नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे सेलुलर और ह्यूमरल ही हमारे पास फैक्टर्स हैं जो हमको देखने को मिलते हैं, ठीक। फिर सॉल्युबल फैक्टर्स जो कि ह्यूमरल इम्यूनिटी बना रहे हैं, इसमें ढेर सारे प्रोटीन्स होते हैं जैसे कि साइटोकाइंस, ज़्यादातर प्रोटीनिशियस साइटोकाइंस हमको देखने को मिलते हैं। कुछ नॉन प्रोटीन सेक्रीशंस होते हैं हमारे पास सॉल्युबल फैक्टर की फॉर्म में। और यहाँ पे हमको अडेप्टिव इम्यूनिटी में सॉल्युबल फैक्टर्स मिलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स, यानी कि एंटीबॉडीज़ 5 टाइप की होती हैं, IgG, गेम्ड। 5 हमको एंटीबॉडीज़ देखने मिलती हैं अलग अलग टाइप की, और इनका अलग अलग फंक्शन होता है, ठीक है, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे अपने। फिर हमारे पास सेल्स हैं, फैगोसाइट्स हैं हमारे पास, एनके सेल्स हैं, ईसनोफिल्स हैं, और हमारे पास मैक्रोफेजेस हैं जो हमको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। और एडेप्टिव इम्यूनिटी में टी एंड बी लिम्फोसाइट और एपीसीज हमारे प्राइमरी सेल्स हैं जो हमको देखने को मिल रहे हैं एडेप्टिव इम्यूनिटी में। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि कौन से सेल्स जो है वो एडेप्टिव इम्यूनिटी में है, कौन से सेल्स जो है इन्नेट इम्यूनिटी में है। और अगर आप ये कहानी याद रखोगे जो मैंने आपको बताई, तो आपको और कुछ जानने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, आप ऐसे ही क्लियर कर लोगे कि हाँ जो स्पेसिफिक है वो अडेप्टिव में है, जो नॉन स्पेसिफिक है वो इन्नेट में है, ठीक है। एनके सेल्स की खास बात होती है कि ये इन्नेट और अडेप्टिव दोनों में काम करते हैं, ठीक है। ये स्पेसिफिकली क्लीव कर देते हैं और नॉन स्पेसिफिकली भी मार देते हैं, ठीक है। तो ये इन्नेट और अडेप्टिव दोनों में ही काम कर लेते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का हमारा जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है उसका, वो जो मैंने भी आपको कहानी सुनाई वो है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमारे पास है, ये आपके एंटीजन और फॉरेन मटेरियल अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको स्किन ने बचाया हुआ है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ने आपको जो लाइनिंग है उसने बचाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद सेकंड, ये हमारे फिजिकल बैरियर हैं, ये हमारे फिजिकल बैरियर हैं। उसके बाद हमारे केमिकल बैरियर हैं इन्नेट इम्यूनिटी के, इन्नेट इम्यूनिटी के केमिकल बैरियर हैं। ये केमिकल कौन से हैं, स्वेट हो गया आपका, सीबम हो गया, टीयर्स हो गए, ठीक है। जो कौन सी ग्लैंड्स होती हैं, लैक्राइमल ग्लैंड्स, ठीक है। तो लैक्राइमल फ्लूइड होता है, टीयर्स जिसको हम बोलते हैं, और उसमें हमको अलग अलग बॉडी टॉक्सिक फ्लूइड देखने को मिल रहे हैं। ये हो गया केमिकल बैरियर और प्लस सेलुलर बैरियर। कैसे, इन्नेट, नॉन स्पेसिफिक, कौन कौन से, मैक्रोफेजेस, इनके सेल, ठीक है, ये हमको देखने को मिल रहे हैं सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में। इसके बाद भी अगर नहीं रुकता है तो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस आती है आर्मी, जिसमें एंटीबॉडीज सेक्रेटिंग बी सेल होते हैं और टी सेल्स होते हैं जो कि साइटोटॉक्सिक टी सेल में कन्वर्ट हो चुके होते हैं, और ये इन एंटीजेंस को डायरेक्ट किल करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, जो कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी का पार्ट है और जिसको डेवलप होने में टाइम लगता है। और वो टाइम मिलता है हमको इस चीज़ों से, ऊपर की फर्स्ट और सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस की रिएक्शन से, ठीक है। तो ये हमको ओवरऑल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर हम सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम की बात करें, जो कि हमको पता होना चाहिए, जो ब्लड स्टेम सेल है हमारा, जो कि हमको देखने को मिलता है बोन मैरो में, वहाँ से इन सब की शुरुआत होती है, उस स्टेम सेल से, ठीक है, बोन मैरो में उस स्टेम सेल से, जिसको हम कहते हैं हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल, ठीक है, HSC, हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल, ठीक है। हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल 2 तरीके के सेल में डिवाइड होता है, माइलॉइड प्रोजेनाइटर सेल और लिम्फॉइड प्रोजेनाइटर सेल, ठीक है, या माइलॉइड स्टेम सेल और लिम्फॉइड स्टेम सेल। माइलॉइड स्टेम सेल से हमको RBC बनते हुए मिलते हैं, प्लेटलेट बनते हुए मिलती हैं और माइलोब्लास्ट बनते हुए मिलते हैं। माइलोब्लास्ट फिर 3 तरीके के सेल्स में डिवाइड होते हैं जिन्हें हम कहते हैं ग्रेनुलोसाइट्स। कौन से, ईसनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और बेसोफिल्स, ठीक है।
और लिम्फॉइड प्रोजेनेटर सेल या लिम्फॉइड स्टेम सेल कन्वर्ट होता है लिम्फोब्लास्ट में, और ये लिम्फोब्लास्ट कन्वर्ट होता है बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और नेचुरल किलर सेल या एनके सेल्स में। ठीक है, तो ये मिलके एक साथ WBC या वाइट ब्लड सेल्स बनाते हैं। ठीक है, और इन सब की शुरुआत कहाँ हुई थी? हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल से बोन मैरो में। तो ये सब कुछ कहाँ से शुरू होगा? बोन मैरो से। तो और ये है क्या? ये पूरा का पूरा लिम्फेटिक सिस्टम है हमारा। मतलब ये सारे कंपोनेंट्स कहाँ रन कर रहे हैं? ये सारे कंपोनेंट्स हमको ज़्यादा रन करते हुए देखने मिल रहे हैं लिम्फ में, है ना, लिम्फ में। और होता क्या है कि इस तरीके से हमारा जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसमें हमको दो कैटेगरीज के ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं, प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन और सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन। अब ये प्राइमरी और सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन होते क्या हैं? ऐसा होता है कि लिम्फेटिक सिस्टम में जो ऑर्गन्स प्राइमरी रोल प्ले करते हुए जो सेंट्रल सेल्स हैं यानी कि बी सेल और टी सेल उनको बनाते हैं और फिर उनको मैचुरेशन के लिए लेके जाते हैं। मैचुरेशन का मतलब होता है कि उनके सेल सरफेस पे जितने रिसेप्टर हैं उस रिसेप्टर का कंप्लीटली बनना, पहली चीज़। दूसरी चीज़ फिर उसका एक्टिवेशन। एक्टिवेशन क्या होता है? एक्टिवेशन होता है कि जब वो बी सेल या टी सेल क्या हो, मिले, किससे मिले? एंटीजन से, फॉरेन बॉडी से, और वो चीज़ होती है यानी कि एक्टिवेशन इनका होता है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में और इनका डेवलपमेंट और मैच्योरेशन होता है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में। प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन या प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन हमारे पास दो हैं। कौन से? सॉरी, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन हमारे पास दो, बोन मैरो और थाइमस। बोन मैरो और थाइमस, ये दो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है हमारे पास। बोन मैरो में बी सेल और टी सेल दोनों बनते हैं, लेकिन बी सेल बनता भी यही है, सिंथेसाइज भी होता है, मैच्योर भी यही होता है ना। कहाँ पे? बोन मैरो में बी सेल, लेकिन टी सेल बनता तो बोन मैरो में है और मैच्योर होता है आके थाइमस में। बनता है बोन मैरो में, मैच्योर होता है आके थाइमस में। और ये दोनों ही एक्टिवेट होते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में। और वो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या होते हैं? वो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन कई सारे हो सकते हैं हमारी बॉडी में। फॉर एग्जाम्पल स्प्लीन हो सकता है ना। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में लिम्फ नोड्स हो सकते हैं, स्प्लीन हो सकता है, टॉन्सिल्स हो सकते हैं, पेयर्स पैचेस हो सकते हैं और म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू मेल्ट, यानी कि जहां पे भी म्यूकस लेयरिंग है पूरी बॉडी में वो हो सकती है। तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में एक्टिवेशन होता है और प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में सिंथेसिस और मैच्योरेशन होता है। और ये मैच्योरेशन की प्रोसेस हम लोग अपने अपकमिंग लेक्चर में देखेंगे। ओके, तो ये हमको देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ जो फैगोसिटिक सेल्स हैं हमारे पास वो कौन कौन से हैं? वो है हमारे पास मेजरली न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस और डेंड्राइटिक सेल्स। ठीक है, मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स और डेंड्राइटिक सेल्स की फैगोसाइटोसिस करने के साथ साथ एक और खास बात होती है कि ये एंटीजन प्रेजेंटेशन करते हैं, APC, यानी कि ये वो दूत होते हैं जो कि जहां लड़ाई हो रही थी वहां से मैसेज लेके जाते हैं एडेप्टिव इम्यून सिस्टम के पास। क्या होता है? मैक्रोफेजेस या डेंड्राइटिक सेल या न्यूट्रोफिल्स क्या करते हैं? इंगल्फ कर लेते हैं। किसको इंगल्फ कर लेते हैं? एंटीजन को या फॉरेन जो ऑर्गेनिज्म है उसको, और इंगल्फ करके उसका एक पार्ट अपने ऊपर प्रेजेंट करते हुए लेके जाते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में और वहां टी सेल को दिखाते हैं कि देखो टी सेल भैया वहां लड़ाई हो रही है और जो आदमी वहां लड़ रहा है ना वो इस कलर की शर्ट पहने हुए, ऐसे पैंट पहने हुए और उसने ये सब शुरू किया है। तो स्पेसिफिकली उस ही आदमी के लिए वो रिस्पॉन्स डेवलप होगा। तो कैसे पता चलेगा टी सेल को किसके अगेंस्ट करना है? इन सेल्स के थ्रू पता चलता है। इसीलिए इन फैगोसाइटोसिस जो फैगोसिटिक सेल हैं उनका रोल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि फैगोसाइटोसिस करने के साथ साथ ये APC का भी काम कर रहे हैं। APC मतलब होता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। ठीक, तो ये क्या करते हैं? हमारे इन्नेट इम्यून रिस्पॉन्स को एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स से जोड़ रहे हैं। ठीक है, ये उनके बीच की कड़ी है। तो ये ऐसा काम परफॉर्म कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमारी जो इम्यूनिटी है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी। बहुत पूछी जाती है, यहाँ से चीज़ें बहुत पूछते हैं कि एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है। ठीक है, तो इसको समझना बड़ा आसान है। देखिए समझिए, आपको पता चला कि इम्यून रिस्पॉन्स में कौन कौन से सेलुलर फैक्टर हैं, कौन कौन से ह्यूमरल फैक्टर हैं और कौन कौन से टाइप की आपके पास इम्यूनिटी है। तो अगर आपको एक फॉरेन ऑर्गेनिज्म है A, इस फॉरेन ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप करनी है, ठीक, और इस फॉरेन ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए अगर आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवली इन्वॉल्व होता है
तो उसको हम कहेंगे एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिवली इन्वॉल्व होने का मतलब क्या है, वो खुद उसे पहचाने, वो खुद उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाए, वो खुद उसके अगेंस्ट साइटोटॉक्सिक टी सेल बनाए, और फिर मेमोरी सेल बना के बैठ जाए कि अब हम जान गए, अब आना, तुमको एक ही दिन में खत्म कर देंगे, ठीक है। तो अगर ऐसा हो कि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवली इन्वॉल्व हो तो हम कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। और अगर इसी स्पेसिफिक ए एंटीजन के अगेंस्ट, ए पैथोजन के अगेंस्ट हमारी बॉडी में क्या हो, हमारा जो इम्यून सिस्टम हो वो एक्टिवली इन्वॉल्व ना हो, यानी कि उसको पता ही ना चले और हमारी बॉडी में कुछ फॉरेन एंटीबॉडीज हम डाल दें, या हम कुछ पहले से अपना जो डेवलपमेंट है वो करवा के रखें, या हम कुछ प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज ले लें जो कि दूसरी तरफ से बन के आई है कहीं से, ठीक है, रेडीमेड एंटीबॉडी जिसको हम कहते हैं, तो वो अगर ले लें तो हमारी बॉडी में हमको क्या देखने को मिलेगा, जो रिस्पॉन्स डेवलप होगा वो पैसिव रिस्पॉन्स होगा, एक्टिव नहीं होगा, वो पैसिव रिस्पॉन्स होगा। क्यों? क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम ने इसमें कोई काम ही नहीं किया है, हमको ऐसे ही इम्यूनिटी डेवलप हो गई। तो ये चीज़ ऐसे ही पूछी जाती है, ठीक है, जिसका एक प्राइम एग्जाम्पल है वैक्सीन, जो बहुत पूछते हैं कि वैक्सीन क्या है। तो वैक्सीन अगर आपको कोई किल्ड मतलब किल्ड एंटीजन की फॉर्म में लगाई जा रही है तो वो एंटीजन आपकी बॉडी में जाएगा, आपकी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स एलिसिट करेगा, और फिर इस एंटीजन के अगेंस्ट आपकी बॉडी क्या करेगी, डेवलप करेगी इम्यूनिटी। तो वैक्सीन के द्वारा जो बनी हुई होती है ना, तो ये एक्टिव इम्यूनिटी में ही आ जाती है, ठीक है, ये एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी में ही आ जाती है आपके पास, जो आपको देखने को मिलती है। तो ये आपके एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी का डिफरेंस है, इसको आप देख सकते हो। आप देखोगे ड्यूरेबिलिटी की अगर बात करोगे तो प्रोटेक्शन जो है वो ड्यूरेबल रहती है, लंबे समय तक रहती है एक्टिव इम्यूनिटी में, और पैसिव में ट्रांजिएंट रहती है, क्योंकि आप रेडीमेड एंटीबॉडी ले रहे हो, कितने दिन ही आपको वहाँ पे काम चलने वाला है, ठीक है। तो ये डिफरेंस आप पढ़ लेना जरूर से, और आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी मेरी। एक मैंने आपकी फोटो भी यहाँ पे रखी हुई है, आपकी पूरी बॉडी की फोटो, क्या ऊपर से नीचे तक म्यूकस मेम्ब्रेन आपको नोज और थ्रोट पे देखने को मिल रहा है। ये म्यूकस मेम्ब्रेन जो आप सांस ले रहे हो तो उसको फॉरेन ऑर्गेनिज्म को अंदर आने से रोक रहे हैं। उसके बाद आपके टॉन्सिल्स हैं जो कि सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन का काम कर रहे हैं। अगर कोई यहाँ पे आ भी जाते हैं इन्फेक्टेड ऑर्गन तो यहाँ प्रेजेंट किए जाते हैं हमारे किसको, जो सेलुलर कंपोनेंट रिएक्टिव इम्यूनिटी के, उसको। फिर हमारे पास लिम्फ नोड है पूरी बॉडी में, ऊपर से नीचे तक पूरी बॉडी में ढेर सारे करोड़ों लिम्फ नोड्स हैं। थाइमस है हमारे पास, उसके बाद जो कि हमारा एक्टिवेट हमारे पास मैचुरेशन का काम कर रहा है, किसको, टी सेल को, टी सेल के मैचुरेशन में रोल प्ले कर रहा है अपना ये। उसके बाद हमारे पास स्प्लीन है जो कि सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन का काम कर रहा है। बबल है हमारे पास, ठीक है, इंटेस्टाइन में। उसके बाद म्यूकस मेम्ब्रेन है हमारे पास ब्लैडर और जेनाइटल्स में। और बोन मैरो है जो कि सेंट्रल प्लेयर है, यहाँ पे हमारा बी सेल और टी सेल दोनों ही सिंथेसाइज हो रहे हैं, ठीक है। और स्किन है जो कि हमारे फिजिकल बैरियर का काम कर रही है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो हमको देखने को मिल रही हैं, ओके। तो आई होप आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। कोई भी दिक्कत अगर आपको होती है तो ज़रूर से आप हम लोग के साथ शेयर करिएगा। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जिसमें डिस्कशन करते हैं हम लोग। ज़रूर से आप विजिट करिए इस वेबसाइट को और इन कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।